अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाजी अशरफ अली सैयद जिसकी उम्र 72 साल है, वो जब अपने गांव महाराष्ट्र के गांव 40 गांव का नाम है, वो धारावी से कल्याण जा रहा था। तो रास्ते में 8-10 जो नौजवान लड़का था वो उसे गांव मास के नाम पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है। इतनी बेरहमी के साथ मारता है कि उसका आँख पूरा सूज जाता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है। 72 साल का बुज़ुर्ग को बहुत बेरहमी के साथ मारता, पूरे जिस्म में उसको लात और घूंसों से एक दो नहीं बल्कि 8 से 10 लड़का मिलके, नौजवान लड़का मिलके उसको मारता है। एक बुज़ुर्ग इंसान सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान था और वो गांव मास का इल्ज़ाम लगा के उसको मारता है, बेतहाशा मारता है और उसी के मोबाइल से उसका वीडियो बनाता है और वायरल कर देता है। जब वो ज़ईफ़ आदमी अपने घर पहुंचता है तो घर वाला पूछता है कि आपको ये इतना चोट कैसे लगा, तो बोला गिर गया। लेकिन जब वो वीडियो वायरल होता है तब उसको मालूम होता है और वो कहता है कि मेरे ही फ़ोन से मेरा ही इज़्ज़त को उछाला है। और इस खबर को सबसे बेहतरीन तरीके से जिसने पेश किया है वो है रवीश कुमार। आप लोग रवीश कुमार का ये न्यूज़ देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने कभी खाली ट्रेन देखी है? 72 साल के हाजी अशरफ अली सैयद हुसैन के लिए उस दिन ट्रेन खाली ही थी। जब खचाखच भरी ट्रेन में 24 साल का लड़का उन्हें मार रहा था। भारत की ट्रेन आराम से चलती जा रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लड़के पीटने की धमकी देते रहे और ट्रेन से बाहर फेंक देने की। 24 साल के आकाश को पता था कि 72 साल के हाजी को फेंक भी देता तो बाहर का हिंदुस्तान उसे शायद हीरो बना देता। इसलिए हाजी अशरफ के लिए यह ट्रेन हमेशा खाली ही थी। लोग थे मगर उनके लिए नहीं थे, लोग थे उनके खून के प्यासे थे। महाराष्ट्र की इस घटना के वीडियो को देखते हुए बार बार लगा कि अब ऐसी घटनाओं पर हैरानी नहीं होती है। जो इनकी सहमति में चुप रहे वे आज भी चुप हैं और जो बोलते हैं उनमें से कई थक चुके हैं। लगता है सब ने चुप रहना स्वीकार कर लिया है। इसलिए हाजी अशरफ ने घर आकर किसी को नहीं बताया, बस कह दिया गिरने से चोट लगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें भी अपना सच कहना पड़ गया। सब कुछ वीडियो के वायरल हो जाने पर निर्भर है। वीडियो ही अन्याय करता है और वीडियो ही न्याय करता है। हाजी अशरफ के लिए भरी हुई ट्रेन भी खाली थी, वहाँ उनका कोई नहीं था। इसलिए वे अपना बचाव भी नहीं करते हैं मगर मार खाते रहते हैं। किसी ने टोका भी मगर भीड़ ने टोकने वाले की बात की परवाह नहीं की। लोग चुपचाप एक बुजुर्ग का इस तरह से पीटा जाना देखते रहे। ठीक इसी तरह रेलवे पुलिस के सिपाही चेतन सिंह के लिए भरी हुई ट्रेन खाली ही थी। वो मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगा। दूसरी बोगी में जाकर मुसलमान को खोजा और मार डाला। चेतन सिंह हत्यारा बन चुका है। इस मामले में आरोप पत्र दायर है, फैसले का इंतजार है। पालघर के पास ही तो चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार असगर अब्बास अली शेख, कादर भानपुर वाला और सरदार मोहम्मद हुसैन को मार दिया। अब इन तीनों के नाम कोई नहीं लेता। खबरों में ये 3 मुसलमान लिखे जाते हैं। वैसे चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा को भी गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जुलाई 2023 की इस घटना के ठीक 1 साल बाद यह घटना होती है जिसमें आकाश आहवाड, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते को पुलिस गिरफ्तार करती है।
मगर उन्हें जमानत मिल जाती क्योंकि धाराएं कमज़ोर लगा दी जाती। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कुछ सोचेंगे, करेंगे। हाजी अशरफ मामले में गिरफ्तार लड़कों को एक दिन के भीतर ही जमानत मिल गई। सांप्रदायिक हिंसा का स्पष्ट सबूत होने के बाद भी पुलिस ने गैर जमानती धाराएं नहीं लगाईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। पुलिस को सांप्रदायिक द्वेष, अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस घटना में सांप्रदायिक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज किया, जबकि वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि हिंसा धर्म के आधार पर की जा रही थी। एक खाली कागज पर कुछ लिखवाकर हाजी अशरफ से हस्ताक्षर करवाया गया। तब तक अशरफ की आंख काली पड़ चुकी थी और वह दर्द में थे, चक्कर सा आया। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने नाराजगी जताई और पुलिस से हेट क्राइम के तहत मामले की जांच करने की मांग की। रविवार को पुलिस ने पीड़ित का दोबारा बयान लिया है और अब वो इसे बतौर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन अपनी जांच में शामिल कर अदालत को जानकारी देगी। अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया। एप्थॉल्मिक सर्जन ने उनका आँख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है। तो अगर उसकी आँख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसा लगाया? एप्थॉल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? तो मार म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, 4 दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया, तो क्या? तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं और उससे ना कानून की और धज्जियाँ उड़ेगी, गुनहगार और मजबूत होते जाएंगे। हमने आपको अभी तक नहीं बताया कि 24-25 साल के आकाश आह्वाड, नितेश अहिरे और जयेश मोहिते ने 72 साल के हाजी अशरफ के साथ क्या क्या किया। उनके कपड़े फाड़ डाले, खूब मारा और जान से मारने की धमकी दी, लात घूसे मारे और गंदी गंदी गालियां। एफआईआर में लिखा है कि लगभग 1 बजे के करीब जब कल्याण स्टेशन आने वाला था, जहां पर पीड़ित को उतरना था, उस स्टेशन से आने से पहले वो अपनी सीट से नीचे उतरे और सीट के नीचे रखे अपने सामान को निकालने लगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के पत्रकार रफीक कामदार से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि जब वो अपने बैग को निकालने लगे तब इन्हीं युवकों की नज़र बैग में रखे डिब्बे पर पड़ी जिसमें मांस था। लड़कों ने बैग फाड़कर डिब्बा बाहर निकाला और बुजुर्ग पीड़ित से पूछने लगे कि इस डिब्बे में क्या है। पीड़ित ने बताया कि भैंस का मांस है, लेकिन यह युवक मानने को तैयार नहीं हुए। करीब 5-6 युवकों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, आंख और गाल पर जोर से मारा, लात और घूसे मारने लगे, लगातार गंदी गालियां दी गईं। कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा-बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई। इसकी वजह से हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। वहाँ से भी मेरे को बोले आपकी जो बरनी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। तो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ। जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बरनियाँ गोश्त की वो खाड़ी में फेंक दी। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को मेरा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गए, क्या गिर गए, मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को गुटखा वगैरह लग गया। मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ मार लगे ले वो सेक ले। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई, सोशल इस पर सब फैल गई।
मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ इसका प्रचार कर दिया, फैला दिया। हाजी अशरफ की तरफ से सोचिए, उन्हें आज के दौर में यह भरोसा किसी पर नहीं हुआ कि कोई उन्हें बचा सकता है, न्याय दिला सकता है। उन्हें ट्रेन में भी किसी ने नहीं बचाया और घर लौट कर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। वीडियो में जो लड़का 72 साल के हाजी को मार रहा है वो उनसे कह रहा है कि हमारा श्रावण चल रहा है, तुम गो मांस ले जा रहे हो। महाराष्ट्र में श्रावण उत्तर भारत से 15 दिन बाद शुरू होता है। 2 सितंबर को आखिरी सोमवार है, जबकि उत्तर भारत में श्रावण कब का खत्म हो चुका है। आश्विन का महीना चल रहा है। इतना अंतर है कैलेंडर में, मौसम में और भारत के अलग अलग इलाके में, और उसी इलाके में खान पान में और त्योहारों और व्रतों में। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर चले गए, वहां उन्होंने उनसे मटन बनाना सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सावन से जोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव आया, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने मछली खाने का वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री ने इस बार नवरात्रा से जोड़ दिया। मांसाहार को व्रत त्योहार से जोड़ने की राजनीति जमीन पर किस तरह का असर करती है, आकाश, नीतीश, जितेश को किस तरह का अधिकार दे देती है। तीनों 72 साल के बुजुर्ग को मारने लगते हैं, गालियां देते हैं। जिस तरह से मारा गया है, हाजी अशरफ की मौत भी हो सकती थी। आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, फिर सोचिए कि इन्हें सुनते हुए किसका हौसला बढ़ता होगा। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। अब किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब इस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? 24 साल के लड़के किसी की हत्या कर देते हैं गौ रक्षा के नाम पर। इससे किसी की आस्था आहत नहीं होती कि लड़के हत्यारे बन रहे हैं। किसी की भी आस्था आहत क्यों नहीं होती कि आस्था की यह राजनीति उनके लड़के को हत्यारा बना रही है। जो लोग इन मामलों में जेल गए हैं और मुकदमा झेल रहे हैं, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। भारत में मांसाहार व्यापक रूप से प्रचलित है। हर महीने किसी न किसी हिस्से में, बल्कि उसी शहर में मांसाहार बन रहा होता है, होटलों में बिक रहा होता है। आपने सुना है कि श्रावण का महीना है और सारे 5 स्टार ने मांसाहार बंद कर दिए हैं। जिसे नहीं खाना होता है वह नहीं खाता है, लेकिन त्योहार से जोड़कर, व्रतों से जोड़कर टारगेट करने से होता यह है कि खाली बैठे अंकिलों
अंकिलों और समाज के लड़के किसी को भी मारने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक भैंस मांस उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पाद में 42% उत्पादन भारत में होता है। मार्च 2024 की हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022-23 में भारत से कुल पशु उत्पादों के निर्यात में कैरा बीफ उत्पादों का हिस्सा लगभग 79% है। भारत का 2024 भैंस मांस निर्यात 1.64 हजार टन आंका गया है, जो 2023 में 1.55 हजार टन से 5% अधिक है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया तब यह भी खबर आई कि बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। इस देश में भैंस के मांस का कारोबार हो रहा है, निर्यात हो रहा है। किसी कंपनी के पीछे आपने किसी गौ रक्षकों को देखा? क्या ये कंपनियां श्रावण में बंद हो जाती हैं? चूंकि मामला कंपनी का है और उनके चंदे पर चलने वाली पार्टियों का है, तो वहां तक इनका धार्मिक गुस्सा नहीं जाता। इनका गुस्सा फूटता है किसी बुजुर्ग और अकेले मुसलमान पर, 72 साल के हाजी अशरफ पर, और हापुड़ में 62 साल के समयदीन को मारने लग जाते हैं। भैंस का मांस बैन नहीं है, इसका निर्यात हो रहा है भारत से। बैन होता तो 1 घंटे में आस्था का रोना रोने वाली सरकार इन कंपनियों को बंद कर चुकी होती। 72 साल के हाजी अशरफ ने झूठ नहीं बोला, चाहते तो जान बचाने के लिए झूठ ही बोल देते कि कुछ और है। कानूनी रूप से बैन होता तो यह अपराध होता। मार खाने के बाद यह बुजुर्ग कितना टूट गए होंगे। अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन डिब्बा रास्ते में फेंक दिया। एक बाप की तरह से सोचिए कि बेटी के लिए कुछ लेकर जा रहा हो और रास्ते में उसे फेंक। अगर आप धर्म के हिसाब से सोचना चाहते हैं, तब क्यों नहीं पूछा आपने कि आम आदमी सड़क पर मारा जा रहा है, फिर ये भैंस का निर्यात बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आप भारत से मांस के निर्यात के साथ खड़े हैं, तब आप हाजी अशरफ को क्यों मारते जा रहे हैं? अगर आप यह सोचते हैं कि मुसलमानों से नफरत खान पान को लेकर फैलाई जा रही है, तो आप बेवकूफ़ हैं। कभी आबादी तो कभी शादी, अंतहीन मामला हो चुका है। पिछले ही हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू ने संपादकीय लिखा है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संवैधानिक शपथ ली है। उन्हें बात बात में मुसलमान को टारगेट करने से बचना चाहिए, ऐसा चेताया है अपने संपादकीय में। व्हाट्सएप अंकिलों और राजनेताओं ने जो जहर फैलाया है, उनकी मेहनत अब सफल हो रही है। धर्म की राजनीति ने कैसे आपके बच्चों में हत्यारा बनने की संभावना पैदा कर दी है, अब तो देखिए। यह जो दिन रात ललकारा जाता है खाने पीने के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर और धर्म के नाम पर, उस आग में किसी नेता का बच्चा नहीं जल रहा। आपके बच्चे कूद रहे हैं और भीड़ बनकर किसी को मारते हैं और किसी को मार ही डालते हैं। ठीक से इन नामों को पढ़ लीजिएगा। 4 लोगों की हत्या के आरोप में सिपाही चेतन सिंह जेल में है, लेकिन हाजी अशरफ के मामले में आकाश आभाड़, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते के खिलाफ मुकदमा हो चुका है। ये लोग पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने गुंडों का काम कर दिया। अगर ये पुलिस में भर्ती हो जाते तो सांप्रदायिक जहर के साथ क्या किसी का न्याय करते? पहले से ही पुलिस बल का एक हिस्सा सांप्रदायिकता की चपेट में है। भारतीय पुलिस का एंटी मुस्लिम पूर्वाग्रह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसी तरह हरियाणा के चरखी दादरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिग हैं, बाकियों के नाम है अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल। ये सब गिरफ्तार हैं। दोनों नाबालिगों के नाम हम नहीं बता सकते। हरियाणा में गौ मांस के शक होने पर सबीर और असीरुद्दीन को बाढ़रा में एक दुकान पर झांसा देकर बुलाया गया और सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत ने साबिर की हत्या कर दी, यानी हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आप इस सूची में राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू, करणपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगे राम को भी जोड़ते चलिए। इसी साल मार्च में इन्हें गौ हत्या के नाम पर कासिम की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना 2018 जून की थी और हापुड़ में घटी थी, जब गौ तस्करी के आरोप में समयदीन और कासिम को इस भीड़ ने पीट डाला। समयदीन बच गए, कासिम मर गया। अब इस मामले में 10 लोग आजीवन जेल में रहेंगे। किनके घरों के लड़के गुंडे और हत्यारे बनाए जा रहे हैं, यह देख लीजिए। ठीक से देखिए वोट किसे मिल रहा है और किनके घरों के लड़के को जेल। चेतन सिंह ने भी चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने से पहले सांप्रदायिक बातें की थी, जो उसी भाषा से प्रेरित थी जिसे 2014 के बाद से सामाजिक और राजनीतिक रूप से मान्यता दी गई। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के ये लड़के भी उसी भाषा के शिकार हैं। सारी तैयारी भाषा में होती है, हिंसा की फफूंद वहीं पनपती है। जो आप भाषणों में सुनते हैं, जो आप व्हाट्सएप से लेकर गोदी मीडिया में पढ़ते हैं, उसी का नतीजा इन लड़कों के एक्शन में देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में न जाने ऐसे कितने लड़कों को तैयार कर दिया गया, जो हिंसा करने के आत्मविश्वास से लैस चारों तरफ मौजूद हैं, कभी भी कहीं से निकल आ सकते हैं।
ये अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। इन सभी की उम्र 20 से 30 के बीच होती है, यानी पिछले 10 सालों के बढ़ते हुए सांप्रदायिक माहौल में ये बड़े हुए हैं। इसका मतलब किशोरावस्था से ही इन्हें मुसलमानों से नफरत करने की भरपूर ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इनकी हरकतों से मुसलमानों के भीतर कितनी बेबसी भरती जा रही है। वे अपराध करें या ना करें, उनकी पहचान के आधार पर अपराध का फैसला पहले कर दिया जाता है। अदालत से पहले बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, चलती ट्रेन में गोली से मार दिया जाता है। इन 10 सालों में हिंदू उग्रता और मुस्लिम बेबसी पर ना जाने कितनी किताबें आ गई, मगर राजनीति है कि सुधरने का नाम नहीं लेती, और अंकिल हैं वो तो और भी सुधरने का नाम नहीं लेते। गौ मांस को लेकर राजनीति अलग चीज है। इसके नाम पर किसी को पीट देना, किसी को जान से मार देना आसान हो गया है। नेता ऐसे मौके पर भावुक बयान देकर घर चले जाते हैं और आपका लड़का जेल या तो पकड़ा जाता है या जीवन भर अपने अपराध से भागता रहता है। यह पूरा प्रोजेक्ट बहुसंख्यक समाज के बेरोजगार लड़कों को हत्यारा बनाने का है। 1 फरवरी 2024 की यह खबर है, अमर उजाला ने छापी है। बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू विश्नोई ने थानाध्यक्ष का तबादला कराने के लिए कथित रूप से गौ हत्या करवा दी। उसके बाद लोगों को भड़काकर थाने पर प्रदर्शन कराया। पुलिस ने सुमित, राजीव चौधरी, रंजन चौधरी और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। सितंबर 2022 में पीलीभीत में यूपी पुलिस ने राजपाल और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया, जो गौ रक्षक बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। मीडिया इन मामलों को कैसे रिपोर्ट करता है वह भी देखना चाहिए। गौ मांस है या नहीं, इसको बहुत तरजीह दी जाती है, जैसे कि अगर ये मांस हो साबित हो जाए तो भीड़ की हिंसा जायज ठहराई जा सकती है। सवाल है कि पुलिस है, कानून है, इससे पहले भीड़ अपना काम क्यों करती है? उसे कौन पाल रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है? हाजी अशरफ के वीडियो में मारने वाला लड़का बजरंग दल को बुलाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह पुलिस बुलाने की बात नहीं करता है, किसी को अकेले दबोच कर ये लड़के मारते हैं और पुलिस तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 6 फरवरी 2023 को द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है कि गौ हत्या प्रतिबंध कानून के तहत नूह में जो मामले दर्ज हुए, 94% मामलों में आरोप खारिज हुए हैं। इसका मतलब है फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं और इसके नाम पर अवैध वसूली की बात भी बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग इसे धर्म के नाम पर सही ठहराता हुआ हत्या पर चुप हो जाता है। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि 69 मामलों में से केवल 4 में सजा सुनाई गई है। यह खबर 1 साल पहले की है, लेकिन आप देखिए किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेताओं को पता है कि जो यह काम करेगा समाज उसे अलग नजर से देखेगा। माँ बाप शायद एतराज करें कि कानून हाथ में मत लो, पुलिस को सूचना दो और पुलिस को यह सब करने दो, लेकिन राजनीति उनका समर्थन करती है और हरियाणा में तो उन्हें स्टेट का ही हिस्सा बना दिया गया। जुलाई 2021 की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। गौ सेवकों और गौ रक्षकों को हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स SCPTF में शामिल किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर दोनों पर एक्सप्रेस ने लिखा है कि इनके काम होंगे गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाना, आवारा मवेशियों का पुनर्वास, गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, गौशाला के लिए जमीन का बंदोबस्त करना भी इनका काम होगा। हरियाणा के चरखी दादरी में बंगाल से मजदूरी करने गए थे साबिर और असम से असीरुद्दीन। कबाड़ बीनने का काम करते थे। किसी ने उनकी माली हालत का कारण नहीं जाना होगा, मगर क्या पका कर खा रहे हैं या झांकने चले गए। इतना मारा कि साबिर की मौत हो गई। अब ये लड़के पुलिस की हिरासत में हैं, हो सकता है छूट जाएं, लेकिन इस वक्त हत्या के आरोप में पुलिस इन्हें कभी जेल लेकर जाती है, कभी कोर्ट। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबीरुद्दीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया। भास्कर ने यह भी लिखा है कि सबीरुद्दीन ने मान लिया कि 2 बार मांस पकाया है और भैंस का मांस है। पुलिस ने बर्तनों में मिले मांस को फोरेंसिक लैब में भेज दिया है। 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के DSP का बयान मीडिया में छपा है कि इन कथित गौ रक्षकों को जानकारी मिली है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ मजदूरों ने गौ मांस पकाया। परिवार के लोगों ने इसका खंडन भी किया। उनका कहना है कि उन्होंने गाय का मांस नहीं पकाया, लेकिन साबिर मलिक को धोखे से बुलाकर मार दिया जाता है। आरोपियों ने साबिर के करीबी असम निवासी असीरुद्दीन को भी बुलाया, खूब मारा, लेकिन वो बच निकला। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत व साहिल उर्फ पप्पी के रूप में की गई है। मामला हुआ था जिसमें प्रतिबंधित मांस खाने के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हमने 7 एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से हमने 4 को पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। उन पुलिस रिमांड पर उन्होंने बताया कि इसमें एक और शामिल था, उसको भी हमने कल अरेस्ट कर लिया है। मोहित, जो बिरी कला का रहने वाला है, उसको आज हमने कोर्ट में पेश किया था, जहाँ पर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। जिन लड़कों ने किसी की हत्या की और अब वे हत्या का मुकदमा झेले, सजा हुई तो उम्र कैद भी, उनकी भी तो सोच लीजिए।
मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान पढ़ रहा हूं जो उन्होंने मीडिया में दिया है। कहते हैं मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं हैं। गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। गांव में गौ माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये अगर उनको पता चल जाएगा जो इस प्रकार के हालात कर रहे हैं तो गाँव के लोग आएंगे, उन्हें कौन रोकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएँ दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वे इस प्रकार के संसाधनों में संलिप्त ना हो, उनसे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने बयान का मतलब जानते होंगे। उनके इस बयान में केवल निंदा नहीं है, एक तरह से मान्यता भी है कि गांव के लोगों को कौन रोक सकता है। गांव के लोगों को राजनीति रोक सकती है, क्योंकि जिन 7 लोगों के नाम हत्या के केस में आए हैं उन्हें गाँव के लोगों ने हत्या के लिए नहीं उकसाया होगा। कोई नहीं चाहता कि उसके घर का कोई लड़का मर्डर केस में फंस जाए। अफसोस कि विपक्ष की राजनीति खाना पूर्ति करती है, ट्विटर पर लिख कर चली जाती है। उसे जनता के बीच जाना चाहिए और इसे लेकर आमने सामने बात करनी चाहिए। इस तरह से समाज में नफरत के इस जहर को नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखने में अच्छा लग सकता है कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित करते रहें। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। सवाल है नफरत के खिलाफ ये लड़ाई कहाँ हो रही है, इस नफरत पर कहाँ नेता खुलकर साफ साफ बात कर रहे हैं, रैलियों में जाकर बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भीड़ में हिंसा करने की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार इनका आंतरिक समर्थन करती है। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा गौरक्षक बने? गायों की हालत कितनी दयनीय है, उनके लिए बेशक बहुत कुछ किया जाना चाहिए। शहरों में उनके चरने की जगह पर कब्जा हो गया है। कभी सुना है आपने कि गौचर की ज़मीन छुड़ाई गई है, वहाँ पर फिर से चारागाह बना दिया गया है? भैंस के मांस का निर्यात भारत में हो रहा है। भारत से उन कंपनियों में कौन काम करता है, कौन चलाता है उन्हें, उनकी आस्था के बारे में सोचा कीजिए। किसी गरीब को घेर कर मार देने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। नौकरी फिर भी आपके बच्चों को चाहिए। यह खबर अंग्रेजी में है मगर बता देता हूं, जॉय मजूमदार की है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 सितंबर को छपी है। जून के महीने में कनाडा की सीमा से 5152 भारतीयों ने चोरी से अमेरिकी सीमा में घुसने की कोशिश की, पैदल घुसने की कोशिश की। एक तरफ भारत के युवा आस्था के नाम पर गुंडे और हत्यारे बन रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के ही युवा दूसरे देश में घुसने के लिए चोरी के रास्ते जा रहे हैं। हमारी आस्था बिल्कुल आहत नहीं होती तब। अमेरिका अब गंभीर हो गया है, जांच करने लगा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा 9000 किलोमीटर है और खुली हुई है। यहीं से भारत के नौजवान चोरी से अमेरिका में घुस रहे हैं। इनकी संख्या 45 से 50% तक बढ़ गई है और आपको बताया जा रहा है कि भारत विश्वगुरु बन गया है। दरअसल आप झूठ की एक ट्रेन में बिठा दिए गए हैं जिसकी बोगी में सच किसी को दिखाई नहीं देता। खाली बोगी को भी लोग भरी हुई मानकर किसी मुसलमान की तलाश कर रहे हैं, उसका टिफिन खोज रहे हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं। हिंसक और सांप्रदायिक होने का यह सफ़र आपको मुबारक। अगला शिकार कोई अफरोज होगा या अशरफ, या मत देखिए। कम से कम इतना तो देख लीजिए हत्या कौन करने वाला है, आकाश या आंसू, दोनों की सोचिए। मुसलमानों के नाम से आप वैसे भी सोचना बंद कर देते हैं। इस खाली बोगी के साथ साथ ऐसे लोगों का दिमाग भी खाली हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रवीश कुमार का आपने न्यूज़ देखा, अब इंडिया टीवी के न्यूज़ को देखिए। उस इंडिया टीवी न्यूज़ में ये हाजी अशरफ अली सैयद जो हैं वो कह रहे हैं, उनका फराग दिली देखिए कि मेरे लिए आप कोई गलत काम नहीं करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। तो मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, हमेशा अच्छाई बताता है, ना कि किसी से
बदला लेने का। देखिए उनका सोच कितना अच्छा है, लेकिन इस देश में जो कानून और व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी जिसके हाथों में है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, वो अपना काम किस तरह करता है, ये आप लोग रवीश कुमार का इस न्यूज़ में आप लोगों ने सुन लिया कि उन मुजरिमों को जो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था, उसे एक दिन के अंदर ज़मानत मिल जाती है। उसके खिलाफ NSA का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, धारा जो NSA का है वो नहीं लगाता है, और ना ही ऐसा कोई धारा लगाता है जिसमें उसे बेल ना हो, बल्कि उसकी धारा बहुत हल्का धारा लगाता है, जिसकी वजह से उसे आराम से बेल मिल जाती एक दिन के बाद ही। और उसके बाद ये इंडिया टीवी को वो हाजी अशरफ अली सैयद जो है अपना जो इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे लिए आप लोग कोई गलत काम मत कीजिएगा जिससे देश का हालात या स्वार्थ खराब हो। ये है इस्लाम। दूसरी बात क्या है कि अगर इस तरह का हरकत किसी और ने की होती या किसी और धर्म के लोगों ने, तो हो सकता है उसे जेल में सड़ना पड़ता। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज का हालात और जो माहौल है वो इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। आप इंडिया टीवी का जो इंटरव्यू है हाजी अशरफ अली सैयद का, वो आप सुनिए। और मेरे को ये कहा कि बोले इसमें मांस है। मैं बोला ठीक है मांस है। पूरे रेलवे के अंदर मेरे को 10-12 लड़के सब, कोई ढूसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गंदी गंदी गाली दे रहा है। उनको चाकू का डर बता के मेरे को उन्होंने ये बोला कि ये गौ मांस बोलना, बैल का मांस बोलना, और ये बोलने के बाद में मेरे को वो वीडियो शूटिंग किया कि इस मांस की वजह से मेरे को बेइज्जत किया, मेरे को मारा ठोका है। तो मैंने गुस्से में आके पूरा मांस खाड़ी में फेंक दिया। तो मेरे हाथ जोड़ के विनंती है, भाई लोग, सब लोग, मेरे लिए कोई इतना ऐसा गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। 28 अगस्त को महाराष्ट्र के 40 गांव से कल्याण के लिए एक शख्स ट्रेन में सवार हुए थे, लेकिन उनके साथ उस ट्रेन में मारपीट हुई और मारपीट के बाद जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की, उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में, GRP ने, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। जिन शख्स के साथ ये मारपीट हुई वो इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली। क्या उम्र है आपकी अशरफ साहब, और कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? मेरी उम्र है 72 साल। मैं 40 गांव से कल्याण आ रहा था। तो कल्याण आते ही गाड़ी स्टेशन पे रुकी, और स्टेशन पर रुकने के बाद में मैं कल्याण के लिए उतर रहा था। जिस वक्त मैं कल्याण के लिए उतर रहा था, आगे गेट के पास भीड़ ज़्यादा थी और मेरे साथ में कुछ सामान था। मैं सामान की बैग लेने के लिए बेंच के नीचे की सीट पे मैं झुकने लगा। बाकी पैसेंजर उतर गए थे। जैसा मैंने बैग, मेरा वाला नीचे जो थैली रखा था, वो बैग लेने के लिए गया और इन लोगों ने मेरे को झपट के पकड़ लिया और मेरे को ये कहा कि बोले इसमें मांस है। मैं बोला ठीक है मांस है, मेरे को यहाँ कल्याण उतरना है। तो उन्होंने मेरे को 4-5 लड़कों ने मेरे को दबोच लिया। दबोचने के बाद में मेरे को गाड़ी ट्रेन से शुरू हो गई। मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिया गया। कल्याण से थाना तक पूरे रेलवे के अंदर मेरे को 10-12 लड़के इधर से उधर से ढूसा मार रहे थे, मुंह पे ढूसा मार रहे थे, कमर में इधर से लाता मार रहे थे, पेट में लात मार रहे थे, मेरे को आँख को भी ढूसा मारे। इधर पूरा मेरा बॉडी ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में मेरे साथ में मैं अकेला होने की वजह से 10-15 लड़के थे। ये इसमें मांस है, कौन सा मांस है? मैं बोला इसमें भैंस का मांस है और
गोनी बर्नी के अंदर रखा हुआ था। तो उन्होंने ये मेरे को चाकू बता के जोर ज़बरदस्ती करके हम जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलने का, और हमको चाकू का डर बता के मेरे को उन्होंने ये बोला कि ये गौ मांस बोलना, बैल का मांस बोलना। और ये बोलने के बाद में मेरे को वो वीडियो शूटिंग किया, और वीडियो शूटिंग के दौरान ही इतना मारा है मेरे को, हर तरफ से चारों तरफ से मेरे को 15-20 लड़के मारने लगे। जब बीच में स्टेशन के करीब पहुंचने लगे, उसमें से एक शख्स बोलता है की याला गाडी चालती गाडीमधून फेकून द्या, याला मारून टाका, याचा माल भी फेकून दिया और याला भी फेकून दिया। मैं घबरा गया। घबराने के बाद में मैं 40 गाँव जैसे ही थाना रेलवे स्टेशन आया, मैं गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी लेके गाड़ी के अंदर गेट से उतरा, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे उतरे, और पुलिस स्टेशन सामने ही पुलिस स्टेशन था। मैं पुलिस स्टेशन की ऑफिस में जाके वहाँ चला गया। मेरे पीछे पीछे वही 5-6 लड़के और आ गए, और पहले मेरे को वहाँ अंदर डरा रहा था कि भाई तुम पुलिस कंप्लेन करने का नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो वो हिसाब से मैं पुलिस स्टेशन पे आया, तब मेरे को मारपीट कम हुई, और मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस साहब को मैंने बताया, बोला है कि भाई मैं मांस लाया था, भैंस का मांस है, मैं बच्चे मेरी लड़कियां रहती है 2 लड़कियां, ये लड़की के लिए छोटे बर्नी के अंदर, एक बर्नी के अंदर 1 किलो, दूसरा बर्नी के अंदर 1.5 किलो, ऐसा प्लास्टिक का बर्नी था। वो बर्नी के अंदर मैं मांस लाया था, क्योंकि इनको हमारी बच्चियां जो है गांव का जो मांस होता है उनको ज़रा टेस्ट लगता है, इसके लिए मैं इस हिसाब से ये मांस में लेके आया था। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो मांस का निमत करेंगे और मेरे साथ में ये लड़के इतनी बदतमीज़ी करेंगे। हाँ, और मेरे पास से जब मैं उतरने लगा थाने पर, रेलवे गाड़ी उतरने लगा, तब 2-3 लड़कों ने मेरे पास से जो शर्ट में पैसे वगैरह है सब मेरे पास से छीन लिए थे, और ये कह रहे थे कि इसके पास एक पैसा ना रखो, या कोई ट्रेन से जावे या कोई रिक्शा से जावे, इसके पास पैसा भी मत रखो। ये कहकर मेरे को नीचे उतरने दिया गया, और मेरे पास से पूरे पैसे 2800 रुपया, 500 की 5 नोटें थी और 100 की 3 नोटें थी, ऐसे कुल 2800 रुपया मेरे जेब में से निकाल के छीन लिया गया, और मेरा पूरा कुर्ता जो है पूरा फाड़ फाड़ के निस्त नाबूद कर दिया। मैं खाली बदन, खुला बदन पुलिस स्टेशन में पहुंचा हूँ। ये लड़के क्या आपके साथ वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे थे? क्या सीट को लेके पहले झगड़ा हुआ था और फिर आपको उन्होंने पहचान कर रखी थी? आप ये ट्रेन धुलिया से आती थी है, धुलिया से ट्रेन जब 40 गाँव आई है, तो पहले ऐसे ही ट्रेन में लड़के थे, पूरे बोगी के अंदर सब ये मिलिट्री में पुलिस फोर्स में भर्ती करने वाले, पूरा बोगी भरा हुआ था। उसमें खाली मैं अकेला मोमेडन था, और 1-2 लेडीज़ मोमेडन बाजू की सीट पे बैठी थी। अब वहाँ से 40 गाँव से मैं जब गाड़ी में ट्रेन में सफ़र किया, मैं 40 गाँव से नासिक तक ट्रेन में पूरा खड़े खड़े आया हूँ, और पूरा खड़े खड़े मेरा सफ़र हुआ। जब बाद में मैं जहाँ खड़ा था उसके ऊपर के सीट पे एक बच्ची बैठी थी, उसका पिताजी नीचे बैठा हुआ था। वो उसके पिताजी ने वो लड़की को उठा के उसकी गोद में ले लिया। छोटी बच्ची थी 3-4 साल की। वो बच्ची की जगह सीट खाली हुई तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैं वो सीट के ऊपर जल्दी से चढ़ के बैठ गया। तो सामने वाले जो लड़के थे सीट पे बैठ गए? हाँ, ऊपर की सीट पे, जहाँ बैग वगैरह रखा जाता है, जनरल डब्बा था जहाँ बैग वगैरह रखा जाता है, उस पर 2 सीट उधर बाजू बैठे थे और बाजू में बच्ची बैठी थी। उसके पिताजी ने बच्ची को लेके नीचे ले लिया, मांडी पे ले लिया। वो जगह खाली हो गई तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। तो सामने वाले जो लड़के थे सामने, सब मेरे को घूर घूर के देखने लगे, ए उतर नीचे, वो उसका जगह है, हमारा आदमी का जगह है। मैं बोला हूँ मैं 40 गाँव से खड़े खड़े आया हूँ, मेरे पैर अभी पकड़े गए हैं, मेरे को चलने में फिरने में बहुत दुश्वारी होती है, मैं थोड़ा बैठ गया हूँ। तो आप थोड़ा इंसानियत के नाते मैं बैठ गया हूँ।
नहीं, बोले उतरना पड़ेगा, तेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं उतर सकता हूँ। बाजू में लड़का खड़ा था, वो मेरे को बैठना है। वो लड़का बाद में बाहर स्टेशन से बाद में आया था, तो उसको बैठाना चाहते थे, लेकिन मेरे को नहीं बैठने दे रहे थे। मेरे साथ में भेदभाव कर रहे थे। ये वजह से मैं बैठा रहा और उसको बोला बाजू में थोड़ी जगह है, ये जगह पे आप बैठ जाओ। वो लड़का बोला मैं इतनी जगह में कैसा बैठ सकता हूँ, तो आप थोड़े से जगह पे बैठ जाओ, आप बाकी मेरे मांडे पे बैठ जाओ। मैं ऐसा उसको बोला एडजस्ट कर लेंगे, बैठ जाओ। उनको बहुत गुस्सा आया और मेरे को ऐसा लगा उनको कि भाई ये बाबा बहुत हठधर्मी कर रहा है, तो उनके मन में मेरे लिए क्रोध पैदा हो गया। वहाँ से कौन से स्टेशन पे हुआ था? नासिक स्टेशन छूटने के बाद, नासिक स्टेशन छूटने के 10 किलोमीटर के बाद में जब मैं ऊपर की सीट पे बैठा, जब वहाँ से मामला शुरू हुआ। ये वही लड़के थे जो बाद में फिर आए, जिनके साथ आपकी सीट वही लड़के थे। जब मैं कल्याण स्टेशन आ चुका था, कल्याण स्टेशन पे आने के बाद जब गाड़ी रुक चुकी थी, पैसेंजर उतर रहे थे, मैं भी उतरने के लिए रेडी तो आप था। सीट से नीचे आए वो सीट से मैं नीचे आ गया और नीचे आपका सामान रखा था? जो सामान था वो सामान लेके मैं उतरने के लिए कोशिश किया। जैसा ही मैंने वो मेरा सामान खींच के निकाला, वैसे ही वो लड़कों ने मेरे को पकड़ के घेर लिया। चारों पांचों लड़कों ने तब मेरे को जकड़ लिया और जकड़ने के बाद में मेरे को हलने नहीं दिया। उसी टाइम में ट्रेन शुरू हो गया, मेरे को उतरते नहीं आया। वापस ट्रेन थाने की तरफ चलने लगी। जब ट्रेन चलने लगी तो सब कोई ढूसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गंदी गंदी गाली दे रहा है, कोई माँ बहन से गाली दे रहा है, और कोई ऐसा लगता है कि ये अकेला है क्या। तो आप जो मांस लेके आ रहे थे वो तो किसी पन्नी में था या ऐसे? छोटी बर्नी थी, बर्नी प्लास्टिक का जो चॉकलेट का बर्नी होता है, उसको किसी आपने के अंदर वो पैक किया हुआ था। हाँ, तो आप उस करने के बाद उसके ऊपर से वो गेहूं की 30 किलो की प्लास्टिक की गोनी आती है, वो उसके ऊपर से पैकिंग किया हुआ था। मतलब बाहर से ऐसा दिख नहीं रहा था? बिल्कुल नहीं दिख सकता था। तो उन्हें कैसे दिख गया? उन्होंने क्या सफ़र के अंदर कुछ देखा होगा कि भी इसमें कुछ तो भी सेंट आ रहा है, बास आ रहा है, हो सकता है उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा एहसास किया कि इसमें मांस हो सकता है। तो आप जब पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत ली आपकी? स्टेशन पे जब पुलिस थाने में पहुंचा है और वो बाकी के 10-15 लड़के मेरे साथ में मेरे पीछे आने लगे और वो मेरे को बोले कि पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस कंप्लेंट करना नहीं। मेरे को किसी ने एक चाकू बताया और दूसरा एक लड़का था, वो आने के बाद में पुलिस से 2 शब्द उसने क्या बोला है, इसके पास मांस है और इसको ऐसा है, इसको क्या करना है। पुलिस को भी बोला उसमें? हाँ, पुलिस को भी उन्होंने, उनकी बात हुई। फिर वो चले गए? हाँ, तो वो बाकी लड़के जो थे, ट्रेन जब आगे छूटने लगी, चलने लगी, तब वो बच्चे दौड़ते दौड़ते सब चले गए। उसमें से 1-2 लड़का जो था वो थोड़ा रुका हुआ था। वो रुकने के बाद में पुलिस से बात किया, पुलिस ने उसका नाम पूछा, उसका एड्रेस पूछा, और तुमने कंप्लेन वाले इसको लाए है क्या ऐसा, तो इसके साथ में आए हैं क्या, तो बोले हाँ। वो उसने नहीं लाया, मैं खुद उतर के पुलिस स्टेशन में आया हूँ, उन्होंने मेरे को नहीं लाया है। पुलिस को कल ही शिकायत बता दी थी आपने पूरी? हाँ, तो मैं ये बोला हूँ कि अभी मामला मेरे पास गोश्त का मामला था, मैं बोला बच्चे शरारत करते हैं, जाने तो छोड़ो। मेरे को मन में और मेरे को इतना डर डाल दिया था कि मैं कुछ बोल ना पाऊँ या मैं कुछ दिमाग से सही बात कर भी नहीं पाता था। इसकी वजह से मैंने बोला कि भाई जाने दो, छोड़ो, बच्चे हैं। इसकी वजह से मेरे को बोला कि भाई तुमको हम छोड़ देते हैं, तुमको अरेस्ट नहीं करते हैं, और ये तुम्हारा मांस की जो बर्नी है तुम लेके चले गए। वो मांस लेके चले गए? अच्छा, वो मांस लेके फिर मैं लेके चले गया। मेरे को कल्याण में कोन में जाना था, कोन के बीच में बड़ा खाड़ी है, समुद्र का बड़ा खाड़ी है। मेरे को जब गुस्सा आया, मेरे को ये लगा कि इस मांस की वजह से मेरे को बेइज्जत किया, मेरे को मारा ठोका है, तो मैंने गुस्से में आके पूरा मांस खाड़ी में फेंक दिया। तो फिर आज क्या हुआ? अब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने फिर से संपर्क किया, आपको क्या हुआ? अब मैं समझा कि भाई अब हो गया, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ में ज़्यादती किया। वो वीडियो बना के मेरा वो सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने पूरा वायरल कर दिया। तब मेरे को जब दिमाग में सही बात समझ में नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि अब इन्होंने इतना प्रकरण बढ़ा दिया, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने गलती करने के बावजूद भी, मेरे को मार झोड़ करने के बावजूद भी
मेरे को गाली गलौज करने के बावजूद भी उन्होंने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मेरा पूरा वीडियो डाल दिया, जिससे मेरे मन को बहुत दुख हुआ और इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं भी पुलिस कंप्लेंट दे दूँ। पुलिस ने आपके घर पे आके बयान लिया आपका? जी जी। तो वो बयान दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया, आपको इसकी जानकारी दे दी गई है? जी बयान हो गया, लेकिन बयान में मेरे पास जो था उस वक्त मेरा माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मेरे को बदन में दर्द भी हो रहा था और मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा नींद का जैसा लगता था। उसमें मैंने बात करने में जो मुद्दा का जो बात करना चाहिए था वो मेरे से नहीं बोला गया, वो मैं अभी अपने तौर पे बोलना चाहता हूँ। तो पूरी बात आप नहीं बता पाए पहले के बयान? नहीं। तो अभी आप पुलिस थाने आए हैं, वापस पूरी बात बता? हाँ, तभी आया हूँ मैं पुलिस थाने में और मैं अपनी बात को पूरी तरह से बयान करना चाहता हूँ। तो आप क्या नाम बताया आप? मेरा नाम अशरफ अली। अशरफ अली। अशरफ अली साहब हैं, 72 साल उम्र है और 40 गांव से कल चले थे और उनके साथ ट्रेन में जो वाक़या हुआ उसका वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आया। हालांकि कल भी ये पुलिस थाने पहुंचे थे, लेकिन कल डरे हुए थे और उन्होंने बात को बढ़ाने की बात नहीं कही। उसके बाद पुलिस ने जाने दिया था, लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने इनका बयान लिया है, मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इनका कहना है कि पूरी तरीके से बयान नहीं दे पाए हैं, तो फिर से दोबारा पुलिस थाने पहुंचे हैं और बाकी की जो बातें हैं जो और ये बताना चाहते हैं वो पुलिस को ये बताएंगे। फ़िलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में धुले में रहने वाले 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें वहाँ हिरासत में भी लिया गया है और उन्हें यहाँ थाने लाने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। तो ये पूरा वाक़या जिस तरीके से सामने आया है, कहीं ना कहीं ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए काफ़ी एक परेशान करने वाली तस्वीर है और फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी आक्रोश है इसको लेके और आपका एक वीडियो भी वायरल है कि आप जिसमें कह रहे हैं कि आप हयात हैं, लोग जो हैं वो भड़के नहीं इस मामले में। उस मामले में क्या? मैंने इसके लिए लोगों को ये बताया हूँ कि मैं फ़िलहाल ज़िंदा हूँ, भगवान की कृपा है मेरे पर, मेरे को कुछ अभी मैं इंतकाल नहीं हुआ हूँ और ना मैंने खुदकशी किया हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा मेहरबानी करके मेरे सब भाई लोग जो भी है, जो मेरे से हमदर्दी रखते हैं, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। मैं इस मामले के लिए मैं अपनी वीडियो दे रहा हूँ। तो ये सब लोग इससे परेशान, जिस तरीके के वीडियो हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग को इस तरीके से उन पे हाथ छोड़ना या उनकी पिटाई करना, तो उससे सब लोग परेशान हैं। तो आप सबको ये बातें कहना चाहेंगे कि इससे आक्रोशित ना हो आप, पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है? बेशक बेशक। सबसे मैं इल्तिजा करता हूँ, सबसे मैं आपसे सब दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो और पुलिस कार्रवाई अपना काम कर रही है और जो भी कानूनी तरीके से जो भी काम होगा हम उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कई तरीके के कमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिन शख्स के साथ ये वाक़या हुआ है वो पुलिस थाने में है, पुलिस ने उनका बयान लिया है, मामला भी दर्ज कर रही है। क्या साफ कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसे में आक्रोशित न हो और पुलिस को अपना काम करने दें। सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनंती है, भाई लोग, सब लोग, मेरे लिए कोई इतना ऐसा गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो और दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचाए। मेरी यही आपसे इल्तिजा है। मैं हयात हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं अल्लाह के फजल करम से सही सलामत हूँ। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग ट्रेन के अंदर एक बुजुर्गवार की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन जो पूरी कहानी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि शख्स जो 72 साल के बुजुर्ग थे वो महाराष्ट्र के 40 गांव से कल्याण आ रहे थे और धुले एक्सप्रेस में सवार थे, जो धुले से चलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक पहुंचती है। और उसमें वो जो सवारी कर रहे थे, जब कल्याण स्टेशन आया, जब वो उतरने की कोशिश कर रहे थे अपने सीट से, तब 5-6 लड़कों ने उन्हें घेरा और उनकी पिटाई की। बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की, उनका वीडियो बनाया और बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुजुर्गवार के हाथ में मांस का
से भरा हुआ डब्बा देखा जा रहा है, जिसे वो जो शख्स जो इनकी पिटाई कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि मास्क लेके क्यों तुम सफ़र कर रहे हो। जो बुज़ुर्ग से हमारी बात हुई और जो पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें ये समझ में आया है कि पहले ये सीट के लिए मामला हुआ और सीट के बाद जब ट्रेन रुकी है कल्याण में, उसके बाद उन लड़कों ने इन पर अटैक किया। वो मांस को लेकर अटैक किया कि मांस क्यों लेकर तुम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और बुज़ुर्ग वापस कल्याण उतर नहीं पाए। उसके बाद ये ट्रेन जो है वो आगे निकल गई। थाने में जब ट्रेन रुकी तो थाने में जिनके साथ ये वाक़या हुआ वो निकलकर पुलिस थाने पहुँचे और उसके बाद पुलिस थाने में जाके एक तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि उस वक्त उन्होंने सोचा कि इस मामले को रफा दफा करते हैं, आगे ना बढ़ाया जाए इस मामले को। उस वक्त उन्होंने शिकायत नहीं दी। ये शुक्रवार को यानी कि 28 अगस्त की बात थी। लेकिन जब शनिवार को वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन बुजुर्गवार ने पुलिस में अपना बयान दिया और बयान दे के बताया कि आखिर वाक़या क्या हुआ था। और उनका ये भी कहना है कि उनके साथ बदसलूकी तो हुई है, मारपीट हुई है, उनके पैसे भी छीने गए, उनके मोबाइल को डैमेज कर दिया गया और इसी वजह से वो शिकायत करा रहे हैं। थाने जीआरपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है और पुलिस सूत्र बताते हैं कि जिन लड़कों ने मारपीट की है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया भी गया है, वो धुले के रहने वाले हैं और उन्हें वहाँ हिरासत में लिया गया है और जल्द ही थाने लाया जाएगा जहाँ पर ये मामला दर्ज किया गया है। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, ठाणे।